हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को डीकेएस स्टडी जोन चैनल पे मोस्टली वेलकम, स्वागत है। हम सभी आज यहाँ पे जन्म की दूसरी विधि लैंगिक जन्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग विशेष बात किए बगैर मुद्दे पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं कि व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल जन्म, लैंगिक जन्म क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि लैंगिक जन्म कहते हैं किसको। तो जैसा कि आपने पिछली क्लास में यह जाना था कि जन्म की वैसी विधि जिसमें किसी जीव को जन्म करने के लिए नर और मादा जन्म अंगों की भागीदारी नहीं होती है, उस विधि को अलैंगिक जन्म कहते हैं। तो बिल्कुल उसके विपरीत लैंगिक जन्म की प्रक्रिया होती है बालक। इसमें होता क्या है कि किसी जीव को, किसी भी सजीव को जन्म करने के लिए नर और मादा दोनों जन्म अंगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसको लैंगिक जन्म या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसा कि हम लोग जाने थे कि इस सृष्टि में तीन तरह के जीव होते हैं। एक होता है मेल, दूसरा होता है फीमेल और तीसरा इन दोनों का होता है जो इन दोनों में कॉमन होता है। यानी मेल का मतलब होता है पुरुष, फीमेल का मतलब होता है स्त्री और कॉमन जिसको उभयलिंगी या द्विलिंगी कहा जाता है। द्विलिंगी कहा जाता है। अब इस प्रक्रिया में होता क्या है लैंगिक जन्म कि जन्म की वैसी विधि जिसमें नर और मादा, मेल और फीमेल दोनों जन्म अंगों की समान भागीदारियां होती है, दोनों जन्म अंगों की भूमिका होती है, उसी को कहा जाता है लैंगिक जन्म। क्योंकि यह जो होता है मल्टी सेलुलर सेल्स में होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, बहुकोशिकीय प्राणियों में होता है। तो बहुकोशिकीय प्राणियों के जो भी अंग होते हैं, अंगतंत्र होते हैं, वो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। यानी कि उनके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो पार्ट्स होते हैं, जो अंग होते हैं, जो अंग बने होते हैं, वह सभी विकसित होते हैं। इसलिए इन दोनों में भूमिका होती है और ऐसी जन्म की विधि को हम लोग कहते हैं लैंगिक जन्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग जीवों में लैंगिक जन्म की विधियां कौन कौन सी है, अलग अलग जीव किस प्रकार से विधि करते हैं, किस किस विधि से। तो सबसे पहले होता है पुष्प, यानी कि पुष्प में लैंगिक जन्म। पुष्प में लैंगिक जन्म कैसे होता है, पुष्प के कौन कौन से जन्म अंग मेल होते हैं, कौन कौन से उसके जन्म अंग फीमेल होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि पौधा किस प्रकार अपने में लैंगिक जन्म करता है और उस जन्म के परिणाम स्वरूप वो फल का निर्माण करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो पुष्प जिस विधि से जन्म करता है उसमें दो परिभाषाएं पहले जानने को आप जान लीजिए। एक होता है परागण और दूसरा होता है निषेचन। अब यह परागण क्या है और निषेचन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो इससे पहले हम लोग फूल के विभिन्न जन्म अंगों को जानेंगे। फूल के कौन कौन से जन्म अंग होते हैं और फूल में कौन कौन सी विधियां होती है। जैसे
देखिए, तो आपके सामने यह एक फूल है। इस पुष्प के विभिन्न हिस्सों, विभिन्न अंगों से पहले हम वाकिफ होंगे कि यह पुष्प का विभिन्न अंग क्या क्या है, कौन कौन इसके अंग है जो इसके जन्म के लिए विशेष भूमिका निभाता है। तो सबसे पहला हिस्सा है इसका वर्तिका, जो कि इस फूल का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है और यह एक पुरुष भाग में आता है। उसके बाद है पंखुड़ी, जो फूल के आउटर संरचना है, जो जिससे फूलों को एक रंग मिलता है, जिससे फूल रंगीन होते हैं, लाल, पीले या अनेकों रंग के फूल होते हैं। तो इन्हीं पंखुड़ी के चलते फूलों का रंग मिलता है, जो कि यह हिस्सा है पंखुड़ी। यह फूल का पुष्प, यह पुष्प का जो है मेल यानी कि पुरुष का भाग होता है, जिसको परागकोश या पुंकेसर कहा जाता है। अगर कोई पूछे कि पुरुष का फूल का पुरुष का हिस्सा कौन होता है, फूल में पुरुष का भाग कौन होता है, तो आप उसको बताइएगा परागकोश या पुंकेसर। यह फूल का पुरुष का हिस्सा होता है, पुंकेसर या परागकोश। उसके बाद यह जिस डंठल के सहारे जुड़ा रहता है यहाँ से, इसको कहा जाता है कुतंतु। इसको क्या कहा जाता है बाबू? कुतंतु। और यह जो हिस्सा होता है जहां से इसका कनेक्शन होता है, यह होता है स्त्री केसर या जयान, जो कि फूल का स्त्री हिस्सा होता है और यह फूल का पुरुष भाग होता है। तो इस तरह से फूल में, एक ही फूल में दो चीजें पाई जाती है, उसका स्त्री भाग और दूसरा उसका पुरुष भाग। तो यह स्त्री भाग स्त्री केसर हो गया, जयान हो गया, इसमें अंडाशय होता है, अंडक होता है। और जबकि पुरुष के हिस्सों में पुंकेसर होता है, कुतंतु होता है, या वर्तिका होते हैं। ठीक है। अब यह जो हिस्सा है जो आपको हरे कलर का फूल में दिखाई देता है, जो कली जब फूल रहता है तो उसको सुरक्षा प्रदान करता है, तो यह सभी जो हिस्सा होता है वह उसका बाह्य दलपुंज होता है, जो कली को कवर किए हुए रहता है। जब कली ऐसे रहता है तो उसको ढके हुए रहता है यह बाह्य दलपुंज। और यह पुष्प आसन हुआ, पुष्प आसन फूल का आसन। इस आसन पर फूल विराजमान है, इस आसन पर फूल बैठा है, यानी कि यह पुष्प आसन हुआ। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें यह तो फूल के विभिन्न अंग को हम लोग समझें कि फूलों में कौन कौन सा अंग होता है, एक बार और फिर से जान लें कौन कौन सा अंग होता है। तो सबसे पहले इसका ऊपरी हिस्सा वर्तिका होता है। अब इसके बारे में बताएंगे वर्तिका का क्या काम होता है। तो यह वर्तिका हो गया। उसके बाद जो फूलों के बाहर जो होता है, आउटर संरचना होती है, बाहरी संरचना होती है, जिससे फूलों को एक रंग मिलता है, यह होती है पंखुड़ी। पंखुड़ी से ही फूलों को रंग दिया जाता है, यानी कि जिस रंग की पंखुड़ी होती है उस रंग के फूल होते हैं बाबू साहब, समझे। उसके बाद होता है परागकोश या पुंकेसर। तो आप फूल में छोटे छोटे ऐसे धागे के समान संरचना देखे होंगे, धागे के समान, इसी को कहा जाता है परागकोश या पुंकेसर। और यह फूल का सबसे प्रमुख पुरुष हिस्सा होता है। यह फूल का सबसे प्रमुख पुरुष हिस्सा होता है परागकोश या पुंकेसर। उसके बाद यह जिस तंतुवत रचना के सहारे जुड़े रहते हैं, उस रचना को कुतंतु कहा जाता है, समझे। उसको क्या कहा जाता है बाबा? कुतंतु। और उसके बाद जो अंतिम संरचना होती है, जिसमें गोलाकार संरचना होती है, जिसको स्त्री केसर या जयान कहते हैं। और यह फूल का स्त्री का हिस्सा होता है, यह फूल का जो है फीमेल का हिस्सा होता है, फीमेल जनन का भाग होता है। और उसके बाद यह होते हैं बाह्य दलपुंज, जो फूल को एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करते हैं, जो प्रायः हरे कलर के होते हैं। यह होते हैं बाह्य दलपुंज। हमने इसको कलर करा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद यह हिस्सा जिस पर पुष्प खड़ा है, पुष्प बैठा है, यह डंठल से समान हिस्सा, इसको कहा जाता है पुष्प आसन। क्योंकि फूल इसी पर बैठा है, जिस तरह हम लोग का आसन होता है, कुर्सी होता है या अन्य जो भी चीज होता है, तो यह पुष्प का आसन है, इसलिए इसका नाम पड़ा है पुष्प आसन। अब आइए फूल में निषेचन की प्रक्रिया, फूल में परागण की प्रक्रिया कैसे होती है, फूल फल में कैसे कन्वर्ट होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसी विधि को परागण कहा जाता है। अब परागण क्या होता है देखिएगा। अब इधर लिखेंगे परागण। परागण जब किसी कारण से किसी पुष्प के परागकोश से
परागकण निकलकर उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इस क्रिया को परागण कहते हैं। परागण। अब यह परागण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, जरा ये देखिएगा। जब किसी कारण से या किसी माध्यम से, किसी मींस से, किसी पुष्प के परागकोश से, जब आपको परागकोश दिख रहा है, इस परागकोश में परागकण भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं बाबा? परागकण। अब यह परागकण क्या होता है, तो फूल का स्पर्म लाइक समझ लीजिए, यह परागकण होता है, इसमें भरे रहते हैं। और जब यह परागकण किसी कारण से, चाहे हवा बहे उससे, या अपने आप कोई कारण से, या पक्षी जब बैठते हैं तो पक्षी के पैरों के माध्यम से, जब यह वर्तिकाग्र तक जाते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो उस क्रिया को हम परागण कहते हैं। क्या कहते हैं उस क्रिया को बाबू? परागण कहा जाता है। अब परागण को हम लोग दो हिस्सों में पढ़ते हैं। परागण का दो प्रकार होता है बाबू, वो दो रूप होता है। एक होता है स्वपरागण, जिसको स्वयं परागण भी कहा जाता है, और दूसरा होता है पर परागण। पर परागण। अब यह स्वपरागण क्या होता है और पर परागण क्या होता है, जरा इसके बारे में जानेंगे। तो स्वपरागण, स्वपरागण का मतलब होता है अपने आप से परागण, यानी स्वयं परागण। मतलब कि जब किसी फूल के परागकोश से, यह परागकोश है, यहाँ पे पुष्प का एक परागकोश है, जब किसी फूल के परागकोश से जो है परागकण निकलकर उसी के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है स्वयं परागण, यानी अपने आप से परागण। जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो वह प्रक्रिया स्वयं परागण कहलाती है। जबकि पर परागण होता है कि किसी दूसरे पुष्प का, किसी दूसरे फूल का परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो वह प्रक्रिया कहलाती है पर परागण। तो आज हम जाने स्वयं परागण, पर परागण क्या होता है, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। जब किसी पुष्प का परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो वह प्रक्रिया कहलाती है स्वयं परागण। जैसे आपके सामने यह एक पुष्प है और इस पुष्प के यहाँ परागकोश है, और इस परागकोश से निकलकर चाहे किसी कारण से पक्षी बैठे तब, या हवा बहे तब, या अन्य किसी कारण से इससे परागकण निकलकर इस वर्तिकाग्र तक आ जाते हैं, तो यह प्रक्रिया कहलाती है स्वपरागण। जबकि पर परागण का मतलब होता है कि जब इसी पुष्प का परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के, जैसे क्या होता है कि चिड़िया इस पर बैठी, उसके पैरों में इस परागकोश से परागकण निकल के सट गए, वहीं चिड़िया जाके किसी और पुष्प पे बैठ गई, और वहां पे जाके जब सट के वो बैठी तो उसके वर्तिकाग्र तक परागकोश पहुंच गए, परागकण पहुंच गए, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है पर परागण। यानी जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र से परागकण मिल जाते हैं, तो उसको स्वयं परागण कहा जाता है। जबकि दूसरे पुष्प का किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक यह परागकण जाते हैं, तो यह प्रक्रिया कहलाती है पर परागण। तो हमने स्वयं परागण और पर परागण पढ़ा। अब हम लोग जानेंगे निषेचन क्या होता है। निषेचन, निषेचन, यह निषेचन क्या होता है? तो जब किसी मेल शरीर के अंदर किसी पुरुष से स्पर्म निकलकर, शुक्राणु निकलकर उसके मादा के अंडाणु से मिलती है, तो वो प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेल यानी कि पुरुष और फीमेल यानी कि स्त्री। तो पुरुष से जो निकलता है वह होता है शुक्राणु,
और स्त्री से जो निकलता है वह होता है अंडाणु। और जब यह शुक्राणु और यह अंडाणु जब आपस में संयोग करते हैं तो संयोग करने से जिस चीज का निर्माण होता है जिसको युग्मनज कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है, यानी कि जाइगोट कहा जाता है। और यह पूरी प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। जब किसी मेल से किसी पुरुष से शुक्राणु निकलता है और किसी फीमेल से स्त्री से अंडाणु निकलता है, और जब ये दोनों मिलते हैं, जब ये दोनों का संलयन होता है तो उनके बदले युग्मनज का निर्माण होता है। और इस युग्मनज को कहा जाता है, यह पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन। नहीं समझ में आया बाबू? फिर से समझिए। जब किसी नर से, जब किसी पुरुष से शुक्राणु निकलकर किसी मादा के अंडाणु से मिलते हैं और मिलकर जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाती है निषेचन। अब निषेचन दो तरह का होता है। निषेचन कितने तरह का होता है बालक? दो तरह का होता है। निषेचन की दो विधियां कौन कौन सी होती है, जरा इसके बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पे। आप इसको इरेज कर सकते हैं, आप मिटा सकते हैं इसको। इसको मिटाया जाए, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको उतार सकते हैं स्क्रीनशॉट करके, इसको इरेज करके आगे टॉपिक हम लोग पढ़े कि निषेचन कितने प्रकार का होता है। तो इसको मिटाया जाए, चलिए तो आप इधर देखिए निषेचन कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग अभी निषेचन जाने वाले हैं। अब निषेचन के प्रकार को समझेंगे कि निषेचन कितने प्रकार का होता है, या निषेचन की कौन कौन सी विधियां होती है, जरा इसके बारे में जानेंगे। निषेचन, निषेचन दो तरह का होता है। एक होता है आंतरिक निषेचन और दूसरा होता है बाह्य निषेचन। अब बालक आंतरिक निषेचन क्या होता है और बाह्य निषेचन क्या होता है, जरा इसके बारे में जानो कि आंतरिक निषेचन क्या होता है। तो जब किसी नर से, जब किसी मेल से यानी नर से स्पर्म निकलकर शुक्राणु निकलकर किसी मादा शरीर के अंदर उसके अंडाणु से मिलती है और वहां पे जो निषेचन की प्रक्रिया होता है उसको कहा जाता है आंतरिक निषेचन। इसमें यह किसी मादा शरीर के अंदर होती है, फीमेल के शरीर के अंदर होती है। जैसे फीमेल, जैसे मनुष्य में निषेचन होता है, मनुष्य में होने वाला निषेचन, गाय भैंस में होने वाला निषेचन, उसमें क्या होता है कि जो मेल होता है वो मेल अपने स्पर्म को किसी माध्यम से उस फीमेल के अंदर, उस मादा के अंदर पहुंचाता है और पहुंचाने के परिणाम स्वरूप वहां पे जो जाइगोट का निर्माण होता है, जो जाइगोट बनता है वह होता है आंतरिक निषेचन प्रक्रिया का हिस्सा होता है। उस पूरी प्रक्रिया को आंतरिक निषेचन कहा जाता है। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो जब इस नर से शुक्राणु निकलकर, मादा से अंडाणु निकलकर शरीर के कहीं बाहर किसी भी हिस्सा में मिल जाता है, इसके लिए शरीर का होना अनिवार्य नहीं होता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं बाह्य निषेचन। जब किसी पुरुष से शुक्राणु निकलकर किसी स्त्री के अंडाणु से उसके शरीर से कहीं बाहर जाके मिलते हैं तो वह प्रक्रिया कहलाती है बाह्य निषेचन। जैसे मच्छर, आप मच्छर का नाम सुने होंगे। मच्छर में होता क्या है, जैसे मान लीजिए जल हो गया, मच्छर का जो मेल होता है वो अपना स्पर्म इस पानी में छिड़क दिया, उधर से उसकी फीमेल आती है और वो अपना इसमें जो अंडाणु है वो पानी में छिड़क दी। इस तरह से यह प्रक्रिया होता है, दोनों का शरीर फ्री रहता है, यानी यह बाह्य निषेचन का हिस्सा है। मेढक में भी बिल्कुल वही होता है कि मेढक का जो मेल आता है पानी में स्पर्म को डाल देता है, मेढक की फीमेल आती है वो अपने अंडाणु को पानी में डाल देती है और इस तरह से दोनों जब मिलते हैं तो उनमें निषेचन होता है। तो इसमें कोई शरीर की कतई आवश्यकता नहीं पड़ता है, यह किसी मादा शरीर के अंदर नहीं होता है, जबकि आंतरिक निषेचन जो होता है एक
इस मादा शरीर के अंदर होता है और इसमें जो है इस नर के शुक्राणु को, यह जो मेल से स्पर्म जो निकलता है, शुक्राणु निकलता है, उसको उस स्त्री के शरीर के अंदर पहुंचना होता है। और जब वो पहुंचता है और पहुंचने के उपरांत स्वरूप एक जाइगोट का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो ऐसे हम लोग आज पढ़े पुष्प में लैंगिक जनन की विधि जाने, पुष्प में लैंगिक जनन होता क्या है। उसके बाद हमने पुष्प जिस विधि से लैंगिक जनन करता है उसको परागण कहते हैं। तब हमने परागण के बारे में जाना। परागण दो तरह से होते हैं, पहला होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। उसके बाद हमने निषेचन को समझा, निषेचन को जाना कि निषेचन क्या होता है। निषेचन जब नर से शुक्राणु और स्त्री से अंडाणु निकल के मिलता है तो निषेचन होता है। निषेचन की दो विधियों को जाना कि निषेचन में क्या क्या होता है, जैसे आंतरिक निषेचन होता है, बाह्य निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन में क्या होता है, तो किसी मादा के अंदर जब नर से शुक्राणु निकलकर उसके मादा शरीर में प्रवेश करते हैं, उसके मादा शरीर में जाते हैं, तो वह स्थिति आंतरिक निषेचन कहलाती है। लेकिन दूसरी कंडीशन बाह्य निषेचन कि जब किसी नर से शुक्राणु निकलकर, मादा से अंडाणु निकलकर शरीर से कहीं बाहर मिलते हैं। जैसे हमने एग्जांपल मच्छर को लिया, इस मच्छर का अपना फीमेल जो है, मेल जो है इस पानी में स्पर्म को अपना छिड़क देगा, शुक्राणु को छिड़क देगा, उधर से मेल उसका फीमेल आएगी, अंडाणु को डाल देगी और दोनों शरीर फ्री हो गया। लेकिन फिर भी निषेचन हुआ, अपने बच्चे को जन्म दिए। तो इस प्रक्रिया को बाह्य निषेचन कहते हैं। अब होता क्या है जरा जानिएगा, पुष्प फल में कैसे बदल जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ जाएगा। तो अभी हमने आपको स्वपरागण और परपरागण पढ़ा है। तो जब किसी कारणवश, चाहे हवा बहे या पक्षी बैठे या किसी अन्य कारण से, जब परागकोश से परागकण निकल के वर्तिकाग्र तक जैसे पहुंचता है, परागकोश से यह परागकोश होता है और इस परागकोश में क्या पाया जाता है बालक, परागकण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, परागकण। और जब यही परागकण किसी कारण से, एनी कॉजेज, बाय वाटर, बाय एयर, बाय बर्ड्स या किसी कारण से, जब यह वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र तक जाते हैं, तो अंदर ही अंदर यह यहाँ पे अब गिरकर प्रारंभ हो जाता है। यानी कि यह अंडाशय है, जिसको जयांग या स्त्री केसर कहा जाता है। इस अंडाशय तक यह आते हैं और जब यह अंडाशय तक आते हैं तो अंडाशय तक आने के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे यह अंडाशय जो है उसमें यही युग्मनज का निर्माण होता है और यही फूल जो है अब फल में बदल जाता है। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, यह परागकोश है और परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। तो चाहे पुष्प में स्वपरागण हो, चाहे परपरागण हो, चाहे बाय एयर हो, बाय वाटर हो, बाय बर्ड हो या बाय एनी कॉजेज, किसी कारण से जब यह परागकोश से परागकण निकलकर उसके वर्तिकाग्र तक जैसे जाएगा तो वहां से अंदर ही अंदर यह इस नली के माध्यम से यहाँ आएगा। यानी कि यह पुष्प का स्त्री का हिस्सा हो गया। और जब यह स्त्री का हिस्सा हो गया, जब यह यहाँ पे आएगा तो यह अंडाशय जो है, यह अंडक जो है धीरे धीरे परिवर्तित होकर युग्मनज का निर्माण करेगा। और जब यही युग्मनज बड़ा होगा, यही युग्मनज विकसित होगा तो यह फूल फल में बदल जाएगा। तो यह प्रक्रिया पुष्प का फल में बदल जाने की प्रक्रिया है और यही पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया है। इस विधि से पुष्प अपना निषेचन करता है, पुष्प अपना जो है इस विधि से निषेचन की प्रक्रिया को दोहराता है, करता रहता है। तो इस तरह से हमने पुष्प में निषेचन को समझा, पुष्प में लैंगिक जनन की विधियों को जाना कि पुष्प में लैंगिक जनन की विधियां क्या होती है, इसके बारे में जाना। अब अगले टॉपिक को लेकर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय। आप सभी तब तक इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।